अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 6 यानी कि एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। इसमें हम पढ़ेंगे बेसिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन यानी कि इंटीग्रेशन को हम किस तरह अप्लाई करते हैं और इसके लिए बेसिक रूल क्या है, इसके ऑपरेटर क्या है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन देख लें कि इसकी डेफिनेशन क्या है। कि सिंपल सी डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू बुक कि इनवर्स प्रॉब्लम ऑफ फाइंडिंग द फंक्शन व्हेन इट्स डेरिवेटिव इज गिवन द रिक्वायर्ड फंक्शन इज कॉल्ड एन एंटी डेरिवेटिव और एन इनडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ द गिवन डेरिवेटिव। ठीक है, यानी कि इसके मुताबिक ये क्या कह रहा है कि अगर आपके पास डेरिवेटिव का जो इन्वर्स प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग इट इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, एंटी डेरिवेटिव कहोगे या फिर क्या कहोगे, इंटीग्रेशन कहोगे। ठीक है, और इसके लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रल सिंबल कहते हैं। और जो ये फंक्शन है हमारे पास इसे हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेंड कहते हैं। ठीक है, और ये x जो हमारा डोमेन है और इसके लिहाज से मैं क्या कर रहा हूँ, इसका इंटीग्रल ले रहा हूँ, तो इसे हम क्या कहेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो इसके सबसे पहला जो हमारा रूल है वो रूल क्या है हमारे पास कि अगर आपके पास दो फंक्शन क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सबट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सिंपली इसे आप क्या कर सकते हो, इन दोनों फंक्शन पर आप अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अगर फंक्शन दो से ज़्यादा भी हैं, तीन है, चार हैं, तो नॉर्मली आप क्या करोगे, इन दोनों फंक्शन पर अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो उसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर फंक्शन प्लस में है या फिर माइनस में, तो हम सिंपल क्या करेंगे, हर एक टर्म पर अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, इसके आगे मैं आपको एग्जांपल पे करवाऊंगा, तो फिलहाल अभी आप रूल देख लें कि नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, कोई कांस्टेंट क्या हो रहा है, किसी फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, जस्ट कोफिशिएंट कहेंगे। और इंटीग्रल जो हमारा कोफिशिएंट पर अप्लाई नहीं होता, तो जब कभी भी आप इंटीग्रल को अप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, कोफिशिएंट को बाहर लिखकर जस्ट आपको जो इंटीग्रल को अप्लाई करना है वो किस पर अप्लाई करना है, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन पर। ठीक है, सिंपल हमारे पास ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है हमारे पास कि अगर किसी फंक्शन के ऊपर पावर क्या है, n है, ठीक है, और उस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर आगे मौजूद है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास कि अगर किसी फंक्शन का पावर n है और उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो सिंपली हम क्या करेंगे कि उस फंक्शन के पावर में एक टर्म को ऐड करवाएंगे, एक पावर को, और उसी पावर से हम क्या करवाएंगे, डिवाइड। ठीक है, कि अगर पावर हमारे पास क्या है, n है, और उसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स एन प्लस वन डिवाइड बाई एन प्लस वन, यानी कि जस्ट हमें क्या करना है कि इसके एक पावर में ऐड करना है और उसी पावर से डिवाइड करवाना है, और लास्ट में हम क्या लिखेंगे, c। ठीक है, कांस्टेंट, क्योंकि आप जानते हो डेरिवेटिव लेते वक्त हम कांस्टेंट को क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो उसके इन्वर्स प्रोसेस में हम क्या करेंगे, आखिर में एक c लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट रूल हमारे पास क्या है, तो सिंपल सा है कि अगर वन है तो वन का इंटीग्रल हमारे पास क्या होगा, x होगा। वो किस तरह होगा देखने के, हम जानते हैं कि वन का मतलब क्या होता है, x की पावर जीरो, और जब जीरो में आप क्या करोगे, वन ऐड करोगे तो क्या बनेगा, वन, यानी कि और डिवाइड करोगे वन, तो ये क्या होगा, वन डिवाइड बाई वन, और वन को हम शो नहीं करते। ठीक है, तो वन का इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, जस्ट वन होता है। इसके बाद जो हमारे पास एक और रूल है वो क्या है कि अगर कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट को आप जानते हो, आप लिख सकते हो सी इंटीग्रल वन डी एक्स, और अभी आपको बताया कि वन का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स होता है, तो उसमें हम क्या लिखेंगे, सी एक्स प्लस सी। ठीक है, जैसे आप डी कर दो उससे कोई फर्क वगैरह नहीं पड़ता। ठीक है, एक और एक इंपॉर्टेंट रूल आपके पास कि अगर आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में और इसकी होल पावर जो है वो क्या है, वन है, लाजमी इसी बात सिर्फ वन के लिए करोगे, वन के अलावा कोई और पावर के लिए नहीं। क्या कि अगर आपका फंक्शन डिनोमिनेटर में और इसकी होल पावर क्या है, वन है, और सामने इसका डेरिवेटिव आगे मौजूद है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसे हम क्या लिखेंगे, एल एन फंक्शन, क्योंकि आप जानते हो कि एल एन फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वन अपॉन फंक्शन होता है। ठीक है, तो ये था आपका बेसिक रूल। अब मैं आपको इसके बाद मजीद आपको डेफिनेट इंटीग्रल समझाऊंगा, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसके एग्जाम्पल में आएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल। बेसिकली हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि ये सम मिशन भी कहलाता है, यानी कि हमारे पास एरिया फाइंड करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमारे पास क्या होता है, इफ ए एंड बी आर रियल नंबर्स सच दैट ए स्मॉल और इक्वल टू बी वी डिफाइन द क्वांटिटी। ठीक है, हम ए और बी को एक लिमिट लेते हैं और फिर जो इसको हम डिफाइन करते हैं वो किस तरह के, एफ ऑफ एक्स डी एक्स एस इज इक्वल टू बी और माइनस एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक्स इज इक्वल टू ए। ठीक है, ये इसकी क्या है, डेफिनेशन है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को पुट करेंगे इसकी जगह पर,
और फिर हम क्या करेंगे, इसके छोटे वैल्यू को पुट करेंगे इसके जगह पर, ठीक है। एज द डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ फंक्शन बिटवीन ए एंड बी एंड वी राइट इट एज, और जिसको लिखने का तरीका है वो क्या है कि इंटीग्रल ऑफ बी ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर ये ए और बी होता है क्या है, ए और बी बेसिकली हमारे पास क्या है, ये एक इंटरवल है। अगर ये आपके पास एक रियल नंबर है तो रियल नंबर में एक पॉइंट ए है एक पॉइंट बी है, तो ये बेसिकली आपके पास क्या कहलाता है, एक इंटरवल कहलाता है। तो प्रोवाइड दैट ए बी इज कंटेन इन द डोमेन ऑफ एफ, और ये आपके पास बेसिकली क्या होगा, इसका डोमेन होगा, ठीक है। सपोज करते हैं कि बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि इसमें हम सी क्यों नहीं लिखते हैं। आखिर में हम देखेंगे कि हम यहाँ पर जब भी हम डेफिनेट इंटीग्रल पे काम करेंगे तो हम सी नहीं लिखते हैं। तो इसका बहुत सिंपल सा आसान है आंसर है, वो क्या है कि सिंपली आप देखें कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स, हम कहते हैं इस फंक्शन का, इस स्मॉल फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो क्या है, कैपिटल एफ है, यानी कि एफ ऑफ एक्स प्लस सी है। तो इसके मुताबिक हम लिख सकते हैं डेफिनेशन के मुताबिक कि एफ ऑफ एक्स प्लस सी को सबसे पहले हम बी पुट करवाएंगे, उसके बाद हम क्या करवाएंगे, ए पुट करवाएंगे। तो सिंपली एफ ऑफ बी प्लस सी को आप वैसे लिखोगे, माइनस का एफ ऑफ ए माइनस सी प्लस सी क्या होंगे, कैंसिल। तो जस्ट हमारे पास क्या बचता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। तो इस चीज़ को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स बी ए, ठीक है। तो द रियल नंबर्स जो आपके पास ए और बी है, इसे हम क्या कहते हैं, और कॉल्ड द लोअर एंड अपर लिमिट ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल, और द रियल नंबर्स ये आपके पास क्या बनता है, जस्ट एरिया बनता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किस तरह एरिया बनता है, मैं आपको मिसाल दूँ फिजिक्स से कि वर्क डन का फॉर्मूला के पास क्या होता है, एफ इंटू डी, ठीक है। तो अब सपोज कर लो कि ये आपके पास पार्टिकल है, ठीक है, जो कि भी ओरिजिन पॉइंट पर है। आपने क्या किया, इस पर एक सर्टन फोर्स लगाया जो कि क्या है, कांस्टेंट फोर्स है, ठीक है। आपने इसमें फोर्स लगाया सर्टन, और फिर पार्टिकल को मूव करवाया, ठीक है। और पार्टिकल को मूव करवाने के बाद अब आपको वर्क डन निकालना है कि इसने कितना वर्क किया। तो आप जानते हो इसका फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी। ये फार्मूला आता कैसे है कि आप जानते हो अगर ये रेक्टेंगल है और ये आपका हाइट है, ये आपका विड्थ है, तो हम क्या करते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, इसका एरिया है, ठीक है। तो जो वर्क डन है, वर्क डन की आपके पास बेसिकली एरिया, ठीक है, जो इसका एरिया है वो क्या है, एफ इंटू डी, और बेसिकली यही हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास ये जानते हो कि यहाँ पर जो आपका फोर्स होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट फोर्स होता है। अगर अब आपका फोर्स वेरिएबल फोर्स हो तो उसको आप वर्क डन किस तरह निकालोगे, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं क्या, इंटीग्रल एफ डी एक्स, ठीक है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आपके पास फोर्स वेरिएबल हो तो कुछ अलग अलग टाइप के फॉर्म होंगे। तो उसको जो निकालने का तरीका होता है कि हम के बहुत स्मॉल पार्टिकल ले लेते हैं, इंटरवल बना लेते हैं हमारे पास, और इसको फिर हम क्या करते हैं, फोर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं बहुत ही स्मॉल इंटरवल पर। तो सिंपली मैं आपको बेसिक सा मैसेज क्या है कि वर्क डन भी क्या है, बेसिकली आपके पास एक एरिया है, और अगर आपके पास कांस्टेंट फोर्स है तो उसका फार्मूला क्या होता है, एफ इंटू डी। अगर ये फोर्स वेरिएबल है तो क्या होगा, एफ इंटू डी एक्स, ठीक है। अब और ये फार्मूला बेसिकली इसी से बनता है। अगर आपका फोर्स क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो आप जानते हो कि इंटीग्रल के बाहर आएगा, जस्ट आपके पास क्या बच जाएगा, डी एक्स, ठीक है। तो ये डी से इंटीग्रल क्या होगा, कैंसिल, और क्या बच जाएगा, एक्स। एक्स मतलब आपका क्या होगा, जस्ट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके पास क्या है, एरिया है, जो कि इस टाइप का हमारे पास ए और बी। इस फार्मूले को आप देख लें, इसका मकसद क्या है कि ये हमारे पास ये फंक्शन है वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ए और बी, और ये आपका क्या है, एरिया अंडर द कर्व है, ठीक है। तो जो शेडेड पोर्शन आपके पास वो क्या कहलाएगा, आपका एरिया कहलाएगा। तो रिप्रेजेंट द एरिया ए बॉन्डेड द कर्व वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड द लाइन x इज इक्वल टू ए और x इज इक्वल टू बी। द शेडेड पोर्शन इन द फिगर इज एरिया, ठीक है। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल करवाऊंगा जो कि एक्सरसाइज 6.1 से होगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13। तो आप क्या करोगे, हर एक टर्म पर अलग अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर दोगे। तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स। जब इस टर्म पे अप्लाई करोगे, चूंकि 4 इसका कोफिशिएंट है, तो 4 इंटीग्रल के बाहर आएगा, जिसके बाद बचेगा एक्स डी एक्स प्लस 13 1 डी एक्स, ठीक है। तो अभी आपको बताया कि अगर फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो तो उसकी हम पावर में एक ऐड करेंगे और उसी पावर से डिवाइड करवाएंगे। तो ये क्या है, पावर 2 है। तो सबसे पहले फंक्शन देखो x है, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 होता है, जो कि 1 आगे लिख सकते हो आप। तो जस्ट आप क्या करोगे, उसके एक पावर में ऐड करोगे, उसी पावर से डिवाइड करवाओगे। सिमिलरली एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और यहाँ पर क्या होगा, 1 का इंटीग्रल क्या होता है, x होता है। तो ये आपके पास क्या बनता है, आंसर, ठीक है। एक और एग्जाम्पल आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, एक्सरसाइज 6.1 का, कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो आप क्या करो, अलग अलग टर्म पे इंटीग्रल को अप्लाई कर दो। तो ये क्या बनेगा आपके पास, एक्स की पावर 4
-4x² dx, तो ये क्या बन जाएगा 1/5 x⁵ -4/3 x³ + c। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारे पास वो क्या है कि इंटीग्रल √2x + 5, तो 2x + 5 का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, आप जानते हो कि 2 होगा। वो किस तरह कि 2x + 5 है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, तो 2 × 1 क्या होगा 2, और 5 चूंकि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट डेरिवेटिव क्या होता है 0, तो हम कह सकते हैं कि जो इसका डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा जस्ट 2 होगा। तो पावर को ऐड करवाने के लिए फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, चूंकि यहाँ पर 2 मौजूद नहीं है तो हमने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाया। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो अब जस्ट क्या करोगे, इसके एक पावर में ऐड करोगे, उसी पावर से डिवाइड करवाओगे, तो 1/2 + 1 का एलसीएम क्या होता है 3/2, सिमिलरली 3/2, और इस 2 को 2 से आप क्या करोगे कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1/3, 2x + 5 के 3/2 + c। ठीक है, इसका अदर मेथड, तो ऊपर वाले जो मेथड वो क्या कहलाते हैं डायरेक्ट मेथड, इसे हम क्या कहेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसी सवाल को आप क्या कर सकते हो, जो आपके पास फंक्शन है 2x + 5, पावर को एक्सेप्ट आप क्या करो लेट कर लो कि t बराबर किसके 2x + 5 के, आप किसी भी अदर वेरिएबल के बराबर लेट कर सकते हो। चूंकि आप x से t पर आ रहे हो तो आप dx को भी कन्वर्ट करोगे इसमें dt में, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा dt/dx 2, यहाँ से आप क्या करोगे dx को अलग कर लोगे तो ये क्या बनेगा dt/2। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे अपने ओरिजिनल फंक्शन में आप इस वैल्यू को पुट कर दोगे, तो आपका 2x + 5 की जगह आप क्या पुट करोगे t⁻1/2, और dx इसके बराबर है dt/2। 2 चूंकि कॉफिशिएंट है इसको आप बाहर लिख दोगे यानी कि 1/2 इंटीग्रल t⁻1/2 t⁻1/2 dt। अब t का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप क्या करोगे उसके एक पावर में ऐड करोगे, उसी पावर से क्या करोगे डिवाइड करवाओगे, तो 1/2 में जब 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा 3/2 / 3/2 + c। ठीक है, और आखिर में आप क्या करोगे t की जगह पर इसकी वैल्यू को पुट कर दोगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि du/u²। सिंपली आप क्या करो u² को आप लिख सकते हो u⁻²। अब चूंकि u का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो आप क्या करोगे जस्ट उसके एक पावर में ऐड करोगे और उसी पावर से डिवाइड करवाओगे, तो -2 + 1 क्या होगा u⁻1 डिवाइड बाय -1, और इसे आप लिख सकते हो -1/u + c। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि इंटीग्रल dy डिवाइड बाय √ay + b, तो ay + b का मतलब क्या है, इसे आप लिख सकते हो कि ay + b की होल पावर -1/2, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, जब इसको आप न्यूमिनेटर में लाओगे तो इसके पावर में आप क्या करोगे साइन चेंज, तो ay + b की पावर -1/2। हम ये जानते हैं कि फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद होना चाहिए, तो ay + b का जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा a होगा विद रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि a आगे मौजूद नहीं है तो हम क्या करेंगे a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव आगे मौजूद है तो सिंपली आप क्या करोगे इसके एक पावर में ऐड करोगे, उसी पावर से डिवाइड करवाओगे, और -1/2 + 1 का एलसीएम क्या होगा 1/2 डिवाइड बाय 1/2। इस 2 को आप ऊपर लिख सकते हो, तो जिससे क्या बने आपके पास 2/a ay + b की होल पावर 1/2 + c। ठीक है, आज जो क्वेश्चन आपके पास वो क्या है कि क्वेश्चन नंबर 11 x × x³ + 1 का होल स्क्वायर। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे इसका फॉर्मूला ओपन करोगे a + b का होल स्क्वायर, तो a² + b² + 2ab। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आता तो आप इस तरह यहाँ पर मजीद कर लेना। ठीक, और फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे हर एक टर्म पर इंटीग्रल को अप्लाई कर देंगे, तो x × x⁻6 x⁻7 x × 1 x, और ये क्या बन जाएगा 2x⁴, 2 चूँकि कॉफिशिएंट है तो ये बाहर लिखाएगा। सिंपली ये बन जाएगा x⁸ डिवाइड बाई 8, x⁴ डिवाइड बाई 2, और ये क्या बनेगा x⁵ डिवाइड बाई 5। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। इंशाल्लाह इस चैप्टर के कंप्लीट क्वेश्चन को मैं आपके लिए क्या करूँगा फर्दर अपलोड करता रहूँगा, तो मेरे साथ रहिए। शुक्रिया।